नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 14वां अध्याय। स्वर्णलता से संबंधित आप सारे इसके पार्ट्स वन बाय वन जो अभी तक अपलोडेड हुए हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वो प्लेलिस्ट मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगी। इसके साथ ही साथ यदि आप लेखिका के बारे में और उपन्यास के बारे में पढ़ना चाहते हैं और वहाँ पर भी इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है तथा लेखिका आशा पूर्णा देवी के अन्य उपन्यास का लिंक भी वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। उस ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आदर्श हिंदू होटल है उसका 1 से 4था पार्ट तक मैंने पहले डाल दिया था, उसके बाद मैं नहीं डाल पाई थी, तो उसका 5वां अध्याय मैंने जो है कल अपलोड किया है। आदर्श हिंदू होटल के सारे पार्ट्स 1 से 5 तक इसके बाद का मैं अपलोड करूंगी वन बाय वन। जैसे स्वर्णलता करती हूँ वैसे ही आदर्श हिंदू होटल भी कर दूंगी। आदर्श हिंदू होटल का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही साथ आई बटन में भी। और आदर्श हिंदू होटल का जो पार्ट मैं अपलोड करूँगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पहले के पार्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का 14वां अध्याय। चंपा को दादी के साथ नवद्वीप जाने के उत्साह का अंत नहीं था। ओह, भगवान ने कृपा की कि माँ ने जबरदस्ती नहीं की। माँ यदि जोर डालती तो माँ के साथ जाना ही पड़ता। दादी जी गुस्सेल चाहे जितनी हो, चंपा आदि के मामले में दादी की नहीं चलती। माँ का कहा ही होता है, यह ज्ञान चंपा को हो गया है। सो वह बेचारी सिट पिटाई हुई थी। शायद माँ कह बैठे नहीं सब मेरे साथ जाएंगे, किंतु चंपा के देवता ने फल लिया। दादी ने जब कहा चंपी मल्लिका मेरे साथ चले, आंखों आंखों रहेंगी, धीरे धीरे बड़ी तो हो रही हैं, तो स्वर्णलता नहीं 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 कर बैठी। सिर्फ कहा ले जाने से आपको ही तो झमेला होगा। वे कब खाएंगी कब सोएंगी इसके लिए परेशानी उठानी पड़ेगी। अकेली जाती तो जब जो जी में आता करती। दादी भी शायद आशंकित थी, इसलिए कहते ही छूट मिल जाने से प्रसन्नचित हो बोली, नहीं नहीं वैसी कोई असुविधा नहीं होगी, केवल अपना हाथ पांव लिए बैठे रहने से बल्कि एक काम रहेगा। तीरथ तीरथ में घूमना और बात है, यह तो एक ही जगह जमकर बैठे रहना, वह भी कोई ठिकाना नहीं कि कलकत्ते की हालत कब अच्छी होगी। ये चले चले तो चले, ले देकर सवार लेना। फिर भी माँ ने इसी बीच कपड़ा जैकेट बालों की डोरी कांटा सब सहेज दिया, और दोनों का ही सहेजा। मल्लिका की माँ तो इसमें सुधरी भी नहीं हुई है, वह भंडार संवारने में ही पटु है, बच्चे बच्चियों की ओर ताकती भी नहीं, और उस नहीं की ताकने को ही तो खास एक महत्व समझती है। बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ श्रृंगार की तदबीर चंपा की माँ ही करती है। यह नहीं कि इससे चंपा को ईर्ष्या नहीं होती, लेकिन वह ईर्ष्या प्रकट नहीं की जा सकती, नहीं तो माँ जिंदा ही ना गाड़ देगी। खैर माँ ने तो दोनों की तैयारी कर दी, दादी जी की पोटली भी सहेज दी। खुशी से नाचती हुई रवाना होगी कि अंतिम घड़ी में मल्लिका विश्वासघात कर बैठी, जिद करके रो पीट कर अपनी माँ के साथ चली गई। कहा भाई बहनों के लिए जी कैसा करता है। भाई बहनों के लिए जी कैसा? चंपा इस बात पर विश्वास कैसे करे? कहती है 2 घड़ी वे नजर की ओट होते हैं तो जान में जान आती है, रात दिन शैतानी, रात दिन चैं चैं, उन्हीं लोगों के लिए तो खड़ते खड़ते जान जाती है। जी कैसा? चंपा तो बल्कि बोलती नहीं, क्योंकि सच पूछिए तो चंपा की माँ बेटी को पढ़ो पढ़ो करके चाहे परेशान करे, दूसरे कामों में उतना नहीं लगाती, लेकिन मल्लिका को उसको तो खटना पड़ता है, और मल्लिका कहने से भी बाज नहीं आती। बड़ों की नज़र की ओट होते ही भाई को बहन को पीटती है, कहती है शत्रु शत्रु, जरा भी जो शांति से रहने दे। माँ के अगर 7 गंडा बच्चे नहीं होते तो जरा हाथ पांव फैलाकर बचती रहे। बाबा इस चैंप है के मारे जान निकल गई, जब से होश हुआ है यह कतरी उठा रही हूँ और बच्चे ढो रही हूँ। छोटे भाई बहन खिलौने के बक्स में हाथ दे दे तो किस कदर जो मारती है, अवश्य उस दोष की दोषी चंपा भी है। खिलौनों का बक्स उसका प्राण है, कोई हाथ लगाए तो बाघिन की तरह टूट पड़े, बिना नहीं रहा जाता। लेकिन चंपा ने तो बनकर कहा नहीं कि भाई बहनों के लिए जी कैसा कर रहा है, जी कैसा। रात दिन जिन्हें मरमर अभी मर जा हथभागे कहती है, जम के दरवाजे जा नीमतल्ला घाट जा, तुम लोग मरो तो मैं हरिलूट कराऊं, उनके लिए जी कैसा। बनती है चालाकी। अंत में माँ ने कुछ लालच वालच दिखाकर या घूस फूस देकर बेटी को फंदे में फंसाया होगा। जानती है ना कि बेटी के बिना चलेगा नहीं, ब्याह हो जाएगा तो क्या करोगी, फिर तो चलाना ही होगा। बीच में हो गया चंपा को घोर कष्ट। खिलौने का बक्सा तो ले आई चंपा, लेकिन खेल की सातिन ही तो भागल बा।
मल्लिका की इस विश्वासघातकता से चंपा का कलेजा फट गया था। फिर भी शुरू शुरू के 2-4 दिन दादी के साथ मंदिर मंदिर घूमकर, गंगा नहाकर, दादी के गुरु के यहाँ की संसार यात्रा की नवीनता देखकर अच्छे ही कट रहे थे। दादी जी भी छोरी अकेली पड़ गई है कहकर जरा हृदयवत्ता का परिचय दे रही थी, परंतु वह अवस्था अब रही नहीं। गुरु के अपने ही बेटी, जमाई, नाती, नातिन और ससुराल की तरफ से कौन लोग तो आ धमके, पता नहीं किस उपलक्ष्य जो भी हो, उसमें चंपा और मुक्तकेशी का आदर जाता रहा। कमरे की कमी पड़ गई। दादी पोती को दालान की चौकी पर सोना पड़ा और गुरु माँ का खींचा खींचा भाव हर घड़ी यह बता देने लगा कि तुम लोग अब अवान्तर हो। प्रश्न करने लगा, और कितने दिन? और कहो। ऐसा भाव देखती तो मुक्तकेशी निसंदेह बोरिया बस्तरा समेटकर चल देती, किंतु स्थान तो गुरु का घर है। यहाँ तो दीनहीन होकर ही रहने का नियम है। इसलिए मुक्तकेशी गुरु माँ को काम काज में सहायता देने लगी। गंगा जल ला देकर मन जुगाने की चेष्टा करने लगी, किंतु चंपा का मन कौन जुगाए। मुक्तकेशी उधर जितनी ही आहत होती, उधर उतनी ही झांस झाड़ने लगती। उठते बैठते आफत बला, पैरों की बेड़ी, कंधे का बोझ आदि विशेषणों से पोती को भूषित करने लगी। पोती के खाने पीने की व्यवस्था पसंद की नहीं होने पर पोती को ही गंजना देने लगी और कहने लगी, निरामिष रुचता नहीं, साहब की बीवी बनेगी। कितने भाग्य से नारायण का प्रसाद नसीब होता है, जानती है रे। कहना फिजूल है। बात गुरु माँ के ही कानों पहुँचती, लेकिन निरामिष का कष्ट मिटाने के लिए अब दूध, दही, अचार, अमचूर पत्तल में नहीं पड़ता। नारायण का बाल भोग भी अब गुरु माँ के छोटे नाती की थालिया में ही जाता। और उधर उसकी दादी ने घोषणा की कि उसी बहू के कारण पोते पोतियों को सनातन हिंदू धर्म की तालीम नहीं दे सकी हैं वे। चंपा की मातृ भिक्ति की ख्याति नहीं है। अपनी चचेरी फुफेरी बहनें जब इकट्ठी होती हैं तो चंपा मातृ निंदा में पंचमुख होती है, लेकिन निरे पराए लोगों के सामने ये बातें भली नहीं लगती। इसके सिवाय माँ से दूर आकर खुद को कैसा तो असहाय असहाय लग रहा है। लगता है जैसे चंपा से कोई कहीं भी नहीं है उसका अपना। घर में दादी ही तो बलती, पता नहीं यहाँ वैसी क्यों नहीं लगती। मन सदा दुखी दुखी सा लगता। और फिर कलकत्ते के लिए भी जी कैसा करता। कलकत्ते का घर, कलकत्ते का रास्ता, मामा दादी का घर, गंगा का घाट, जो याद आता उसी में मन हौ करता। कलकत्ते में क्या है चंपा यह नहीं बता सकते, किंतु फिर भी लगता है कलकत्ते में मानो कितना क्या है। और भी कष्ट हुआ चंपा को। ये नए जो लोग आए हैं उनमें एक लड़के के व्यवहार से। गुरु की ससुराल का कौन तो होता है, श्री रामपुर से आया है, कलकत्ते से खूब संपर्क है, मगर मुंह में कलकत्ते की निंदा के सिवाय बात ही नहीं। उम्र भी क्या होगी, चंपा से छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं, किंतु बातें कैसी पकी पकी। चंपा मल्लिका को सभी पक्की लड़की कहते हैं, और यह लड़का क्या है, बात बात में लटका लतीफ़ा, और जान नहीं पहचान नहीं, तू मैं। कांटे जैसे बाल, मोटा मोटा पैर, नाटा नाटा कद, देखने में बदन में आग लग जाती है, और वह समझता है इसलिए चंपा को उखाड़ता है। तेरे कलकत्ते में क्या है रे, कल और केता, इन दो से तो बना है कलकत्ता। केता का अर्थ जानती नहीं, केता का अर्थ है कायदा। कलकतिया बाबुओं को सिर्फ कायदा है। चंपा भी बेशक चुप नहीं रहती, बिगड़ कर कह देती, कायदा तो रहेगा ही, साहबों के दफ्तर कलकत्ते में ही है ना, लाट साहब का घर कलकत्ते में ही है ना। घंटू हो करके हंसता, कहता फिर तो सभी लाट हैं। क्यों, तेरा बाप लाट, तेरा चाचा लाट। चंपा गुस्से से कहती, तू मेरे बाप के बारे में कहता है, कह दूं। घंटू लेकिन गुस्से की ओर नहीं जाता, कहता है कह देना, मैं कहूँगा। बाप का नाम लेने में ही बाप का नाम उटकना होता है, फिर तो किसी से उसके बाप का नाम पूछा भी नहीं जा सकता। मुखरा चंपा पूछ सी जाती और बुद्धू की तरह ही बिगड़ती, मगर तू कलकत्ते की ही निंदा क्यों करेगा। करूँगा, निंदा करने लायक है इसलिए करूँगा। निंदा के लायक क्या, बेशक। तो तेरा श्री रामपुर भी तो बड़ा वाहियात है, जितना जी चाहेगा निंदा करूँगी। घंटू आके सटपटाकर देख हंसता करता है, करना, देखता हूँ तू निंदा को कितनी बात निकाल सकती है। चंपा अवश्य नहीं निकाल सकती, क्योंकि श्रीरामपुर का नाम उसने घंटू की ही बदौलत सुना है। वह परम धाम है कहाँ, उसका गुण अवगुण क्या है कुछ भी नहीं जानती। इससे तो वह मुसीबत में पड़ जाती। घंटू प्रसन्न हो कहता है, नहीं बता सकी ना, कहाँ से बताएगी, दोष हो जब तो बताए। और कलकत्ता, ही कलकत्ता का बाबू, पसंगा भर में काबू, धोती छोड़ लंबमान, खाली पेट मुंह में पान। आश्चर्य, उतना सा लड़का मुखस्त भी कितना किया है। उसका घर निश्चय ही घोर कलकत्ता विरोधी है। वहाँ रात दिन इसी की खेती चलती है। चंपा के पास ऐसा हथियार नहीं है, उसका सहारा सिर्फ गुस्सा है। वह उसी भरोसे लड़ने आती है। तेरे श्री रामपुर में कोई पान नहीं खाता, खाता क्यों नहीं, भरपेट खाता है।
कलकत्ते के लोग भात नहीं खाते? घंटे ने गंभीर स्वर में कहा। गरीब दुखी लोग खाते हैं, बाबू लोग तो चाप कटलेट खाते हैं, शराब पीते हैं। शराब? चंपा की आंखें गोल हो गई, चंपा का चेहरा लाल हो गया। क्या? यानी हम लोग सब पीते हैं? तुम लोग क्या बाबू हो? तू तो लड़की है, बात बाबुओं की हो रही है और सुनेगी। चढ़ते बाबू जोड़ी गाड़ी, चीने केबल, सुंडी बाड़ी का क्या होती है जानती है? जानती है क्यों नहीं? क्या नहीं जानती चंपा? रात दिन तो यह सब सुन रही है। झगड़े में खुद ही तो कहती है साक्षी पियक्कड़, पर उसका वास्तविक मतलब जानकर बोलती है क्या? पर यह घंटू देख, कलकत्ते की निंदा हरगिज मत करना। अग्निमूर्ति हो गई चंपा। घंटू निर्विकार, घंटू बेपरवाह। इस लड़की को चिढ़ाना ही घंटू का शौकीन खेल है और खेल को वह निर्दोषी समझता है, इसलिए वह जोर से बोल उठता है। अच्छा नहीं करूँगा। निंदा तो बता, धान के एक पेड़ में कितना तख्ता होता है? शोभ और दुख से चंपा उठ पड़ी। घंटू उत्साह से चीख उठा। कलकत्ते की बीवियां को पद्य नहीं सुनी गई? चंपा जाकर रो पड़ी। दादी, ये घंटू जो जी में आता है कहता है कलकत्ता खा के भद्दा है, मैं अभी नहीं रहूंगी। मुक्तकेशी को मालूम है, वह बोली वह चिढ़ाएगा और तू चिढ़ेगी? घर में तो बड़ी जबर है, यहाँ नन्ही मुन्नी बन गई। गुरु पुत्री बोल उठी। यह एक बात बोली है मुक्ता दी, तुम्हारी पोती को तो ब्याह की उम्र बीत रही है, कैसी है? घंटू के आदमी है, उसकी बात से चिढ़ती है। ओट में जाकर मुक्तकेशी ने दबे गले से कहा, बोधी है तू, रात दिन उस शैतान छोरे से मिलती है क्यों रे? वह सब लड़का बहुत पाजियों का पाजी है, खबरदार घंटू के साथ मिलना जुलना नहीं। चंपा रो पड़ी। कलकत्ते की मूंछ और चंपा की सारी मर्यादा गई। बोली मैं थोड़ी ही मिलती हूँ, वही तो जान जान कर आता है। जाने दे, तू मेरे पास ही पास रहा कर। तुम्हारे पास? जैसे तुम बहुत रहती हो रात दिन तो रास्ते पर, उससे तो अच्छा है हम चले चले कहने से तो नहीं होता, तेरे बाप ताऊ हुक्म दे तब तो। सो चंपा उनकी छत पर जाकर रोने लगी। कलकत्ते की निंदा से उसे इतनी जलन ही क्यों होती है, और कलकत्ते की याद आती ही मन कैसा हूँ कर उठता है। छत पर सोने में ज़्यादा बैठा नहीं जाता, बेला झुकाते ही बदन छमछम करने लगता है और दोपहर को कलेजा धड़कने लगता है। फिर भी बार बार आती है छत पर। छत के किनारे ही नारियल का एक पेड़ है, उसके पत्ते झरझर करते हैं, उसी ओर ताकते रहने से चंपा का मन खो जाता है। जिस घर की चार दीवारें चंपा की माँ को कैद खाने सी लगती हैं, उसी के कमरे कमरे में घूमता फिरता है चंपा का मन, और सवेरे से रात तक वहाँ जो कुछ होता है सब याद आता है। बाप ताऊ चाचा कौन क्या करते हैं, कब खाना होता है, कब सोया जाता है, और सवेरे ही माथे पर बड़ी सी एक खाड़ी लिए गली में कोई आवाज़ लगाता है। मूढ़ी की चकली, चूड़े की चकती, चने की चकती, उसके गले की आवाज़ मानो यहाँ उसके कानों में गूंजती है। कानों में गूंजती है कुल्फ़ी मलाई, कानों में गूंजती है चूड़ी वाली की हाँक, चूड़ी चाहिए चूड़ी, आलता चाहिए आलता, बेर सुखिया बेर। दिन रात दिन भर यही तो चलता रहता है, आवाज़ का अंत यहाँ भी नहीं, लेकिन केवल घंटे घड़ियाल की आवाज़। देवता जाग रहे हैं, देवता खा रहे हैं, देवता सो रहे हैं, देवता श्रृंगार कर रहे हैं, सब घंटा पीट पीट कर बताया जाता है। बाप रे, देवता के इस देश में रहने का अब अरमान नहीं। बहुविध शब्द तरंगों से कलकत्ता तो ढेर अच्छा है। यहाँ पैसा हाथ में देकर दादी क्या कहेगी, प्रणाम कर पैसा उस थाली में डाल दे, धत्तेरेगी। मगर वहाँ एक पैसा पाने से कितना कुछ किया जा सकता है। डबल पैसा मिले तो बात ही क्या है, धेला पड़ा मिल जाए तो मूड़ी की एक चकली खरीद ली जाए। हाय माँ हाथ में हरगिज पैसा नहीं देना चाहती, आंचल में पैसे की पोटली लिए घूमती है, फिर भी मांगने पर एक पैसा नहीं। मांगो तो पूछ बैठेगी, क्या लेना है बता, क्या खरीदना है, क्या खरीदना है, इसका कुछ ठीक रहता है। पैसा ही तो असली बात है, वह मिले तो कितना क्या खरीदा जा सकता है, लेकिन नहीं, बताना पड़ेगा। लाचार कुछ ना कुछ कह देना पड़ता है। अमरूद या शरीफा, नमकीन, बिस्कुट या तिलकुट, जो जहाँ है माँ सबके लिए खरीदने लगेगी। ऐसे में भला कुछ किया जा सकता है। चंपा के बाप को अधिक पैसा है चंपा का, किंतु घर में कोई सुख नहीं। बाबूजी की हेमा मौसी, उनके यहाँ रोज रोज लाड़ किया जाता है और छोटे बच्चे को पराठा दिया जाता है, लेकिन उसका अलग से कुछ नहीं। पैसा ज़्यादा है, माँ से बोलेगी तो माँ चूड़ी पहनाएगी, तो सभी को चूड़ी पहनाएगी, किंतु माँ दाम देगी। लेकिन चंपा की माँ से कहो तो सुनती ही नहीं है। रेशमी चूड़ी पहनना चाहे, नहीं हो सकता। चूड़ी पहनाना भी क्या, पूरे खानदान को चूड़ी पहनाना, पैसा कौन दे, माँ। आजकल तो यहाँ पर और एक कष्ट चंपा को हो गया है। प्रायः सभी लोग कहते हैं कि ये लड़की तो ब्याह योग्य होती है, अब पोत जमाई खोजो। दादी भी
कोई अनुकूल उत्तर दे रही है। सो निकट भविष्य में वह दिन भी आ रहा है। चंपा यह समझ रही है और उस समझ पाने के आसपास झकमका उठते नए गहने, जरी की साड़ी, माला, चंदन, लोग-बाग, शोरगुल, टोपी पहने एक लड़का भी तो है इस समारोह में कहीं। लिहाजा कुल मिलाकर यह एक रंगीन फूल है। लेकिन आज ठीक इसी घड़ी फूल हवा हो गया। हाँ, बाएं एक जंगली जानवर आ गया। मानो ब्याह होने का मतलब हुई तो इस घर से चला जाना, शायद कलकत्ते से भी। कितनी ही लड़कियों का ब्याह तो चंपा ने देखा है, कहाँ वे कलकत्ते में कहाँ। अतएव मान ही लेना कि कलकत्ते से निकाल बाहर होना। चंपा को सहसा जैसे रुलाई छूटने लगी, मानो अभी ही उसे कलकत्ते से निर्वासित होना पड़ा। वही समझो, और बहुत अधिक 6 महीने या साल भर उसकी हम उम्र कितनी ही लड़कियों का तो ब्याह हो रहा है। हाय हाय, यह ब्याह उसे क्यों अच्छा लगता था। अच्छा, छोटी बुआ की तरह ब्याह यदि कलकत्ते में ही हो, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना। एक खूंखार सास के पल्ले अपनी दादी जैसी। बुआ की सास कैसी है यह चंपा ने नहीं देखा। वह तो सारा जीवन माँ चाची की सास को ही देखती आ रही है। इसलिए सास शब्द के साथ ही मुक्त केशी का चेहरा ही सामने आ जाता है और कहना नहीं होगा कि उसे कलेजे में खास बल नहीं मिलता। सांझ की छाया को मन में लिए लिए नीचे उतर आते समय एक बात ने चंपा के मन में उथल पुथल मचा दी। चंपा की माँ का ब्याह शायद 9 साल की उम्र में हुआ था, चंपा की उम्र से 2 साल पहले ही। और माँ बेचारी को दादी जैसी सास के हाथों पड़ना पड़ा था आकर। उफ, कितना कष्ट, कितना। जीवन में शायद पहली बार चंपा ने माँ के विषय में ऐसा सोचा। फिर तो और भी आतंक ने चंपा को धर दबोचा। उसने सुना है कि माँ को दादी ने माँ की माँ से छिपाकर जबरदस्ती माँ का ब्याह कर दिया था। उसी गुस्से की मार से माँ की माँ यानी चंपा की नानी घर छोड़कर काशी चली गई। चंपा की माँ जीवन में फिर अपनी माँ को कभी नहीं देख पाई। चंपा की दादी भी यदि हठात यहीं किसी के यहाँ उसका ब्याह कर दे, डर से उसके हाथ पांव ठंडे हो आए। क्या पता कोई विश्वास तो नहीं। माँ की दादी तो चंपा की दादी की सखी माँ है। एक ही सी तो अकल होगी। हे भगवान, फिर क्या होगा। चंपा की नानी के बारे में सुनकर लोग बाग कहते हैं, बाप रे इतना गुस्सा। कहते हैं दुनिया से बाहर, कहते हैं दिमाग का पेच ढीला है शायद। किंतु चंपा को ऐसा नहीं लगता। चंपा की दादी कहीं वैसा ही कांड कर बैठे तो चंपा की माँ भी उसकी नानी जैसा ही कर बैठेगी। निस्संदेह है, करेगी ही जरूर। गर्चे चंपा की माँ स्वर्णलता पागल वागल नहीं है, सोना हो पागल, मगर चंपा अपनी माँ जैसी हरगिज नहीं होगी। बाप रे, रात दिन मार मुकी। उससे तो मझली चाची, छोटी चाची, ताई, बुआ सभी अच्छी हैं। नानी चूंकि माँ की ऐसी बाघिन के मुंह में डालकर चली गई। माँ का मिजाज शायद इसलिए तवे जैसा है। सच तो माँ होकर तुमने देखा ही नहीं एक बार कैसी निर्दयी। चंपा की माँ भी तो ठीक वैसी ही होगी, और नहीं तो क्या होगी। हे भगवान, दादी जिसमें चंपा का ब्याह ना कर दे। पहले जब चंपा छोटी थी उसने कभी कभी माँ को कहते सुना था। वही 9 साल की उम्र में आकर इस गृहस्थी में जो जुती हूँ, माँ क्या होती है यह भूल ही गई हूँ। अब यह नहीं बोलती। स्वर्णलता के कभी कोई थी, उसे समझ ही नहीं आता। दादी अगर छिप छिपा कर चंपा का ब्याह कर दे, वैसे में भी यह नहीं समझा जा सकता कि स्वर्णलता को चंपा नाम की कोई लड़की थी। उफ, बांध रह नहीं पा रहा था। उफन उफन कर रुलाई आ रही थी। झट खिलौने के बक्से को खींचकर वह खेलने बैठ गई। लेकिन खेलने में भी तो खिलौना बहू को ससुराल की बला, और खटनी इसके विषय में और खेला भी कैसे जाए। किंतु अभी मानो सारे कुछ में ही चंपा अपनी छाया देख रही है। खिलौने का भी आकर्षण जाता रहा। वह मुक्तकेशी के पास जाकर रो पड़ी। दादी अब यहाँ नहीं रहेंगे, अब घर चलो।